मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। एनीवेज, तो लास्ट क्लास तक हमने डायलेक्ट्रिक कंप्लीट कर लिया था, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कंप्लीट कर लिया था। तो जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने देखा था पोलराइजेशन क्या चीज होती है और इनसाइड अ डायलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कैसे होगी। आफ्टर डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन द नेक्स्ट टॉपिक इज डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Dielectric strength. Dielectric breakdown and dielectric strength. तो देखिए, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। पहले देखो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होगा। अगर मैं कोई एक डायलेक्ट्रिक लेता हूं, लेट्स से मैंने पोलर डायलेक्ट्रिक ले लिया, एक पोलर डायलेक्ट्रिक लिया। इस पोलर डायलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होगा। इस पोलर डायलेक्ट्रिक, अच्छा अभी मुझे बता सकता है कोई ये डायलेक्ट्रिक एटम कैसा है, आयनाइज्ड है या नॉन आयनाइज्ड? ये जो डायलेक्ट्रिक एटम है, दिस इज आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड? तो बताएगा मुझे। हेलो। भाई मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अदनान, अलीजा, बिलाल, मरियम, आ रही है ना आवाज तो? ओके। सो ये डायलेक्ट्रिक है, इस डायलेक्ट्रिक को मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। तो जैसे, हाँ, अभी ये डायलेक्ट्रिक कैसा था, नॉन आयनाइज्ड। अब मैंने फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज प्लस क्यू। फील्ड नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगी, विच इज माइनस ऑफ क्यू। ये दोनों फोर्सेस इस डायलेक्ट्रिक को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ होगा क्या, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो कोशिश करेगी डायलेक्ट्रिक को एक जगह होल्ड करके रखे। ये पॉजिटिव चार्ज की फोर्स और नेगेटिव चार्ज की फोर्स कोशिश करेगी कि डायलेक्ट्रिक ब्रेक कर जाए। जैसे जैसे आप फील्ड इंक्रीज करोगे, ये दोनों फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जिस इंस्टेंट पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव के अलग होने का मतलब है आपका डायलेक्ट्रिक आयनाइज्ड हो जाएगा, और इसी को कहते हैं कि डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो गया। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of external field, ionization of dielectric is known as breakdown. तो एक्सटर्नल फील्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा,
इसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अलग अलग होने को आप कहोगे डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक कर गया, नेगेटिव अलग चला गया, पॉजिटिव अलग चला गया, दैट्स डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहां तक क्लियर हुआ? सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ, फील्ड के प्रेजेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा, इसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अलग होने को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहेंगे। अब फील्ड की जिस वैल्यू के लिए डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होगा उस फील्ड की वैल्यू को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो वैल्यू ऑफ फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at which dielectric breaks down is dielectric strength। तो फील्ड की वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेक कर जाए, जिस वैल्यू के लिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेक कर जाए उस वैल्यू को आप कहते हो कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मटेरियल। हाँ भाई, बस यहीं शुरू किया एलिजा, और कुछ मिस नहीं हुआ। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मींस एक डाइलेक्ट्रिक है, उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अलग होने को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करके। जिस फील्ड की वैल्यू पर डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होगा मींस नेगेटिव और पॉजिटिव अलग होंगे, फील्ड की उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। सो ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और स्ट्रेंथ का मतलब है। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा होता है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? आकिब, फैज, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा है, इट्स अ कंडक्टिंग और अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल? डाइलेक्ट्रिक कैसा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को बताएगा मुझे? नॉन कंडक्टिंग। इन जनरल डाइलेक्ट्रिक इज नॉन कंडक्टिंग, कंडक्ट नहीं करता, बट आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन भाई आयंस हो गए ना, पॉजिटिव अलग हो गया, नेगेटिव अलग हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। आफ्टर ब्रेकडाउन डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स कंडक्टिंग चार्ज। सो ब्रेकडाउन के बाद ये डाइलेक्ट्रिक जो पहले नॉन कंडक्टिंग था ये चार्ज को कंडक्ट कराना शुरू कर देगा। लेकिन ये कंडक्ट कब होगा, एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू के लिए, जिस फील्ड की वैल्यू को आप कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, dielectric strength of air is dielectric strength of air is 3 into dielectric strength of air is 3 into 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर। इस वैल्यू का मतलब है कि जब आप एयर पर इतनी फील्ड अप्लाई करोगे तब जाकर एयर नॉन कंडक्टिंग। अब ऐसे लिखा तो है शुजात, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू है जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाता है। जिस फील्ड की वैल्यू के लिए डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाए दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दैट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज दिस 3 into 10 raised power 6 volt per meter. This is dielectric strength of air. तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और आता है, यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कोरोना डिस्चार्ज का। कोरोना डिस्चार्ज के लिए जरा मुझे आप लोग बताओगे कि मैंने दो फेसेस लिए हुए हैं, मोटा ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आंसर चाहिए मुझे। दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, दोनों को आपने सेम चार्ज दिया, इसे भी क्यू चार्ज दिया और यहां भी क्यू चार्ज दिया, दोनों कंडक्टर्स को सेम चार्ज दिया है। मोटा बताओ किस कंडक्टर की फील्ड स्ट्रांग होगी? E1 और E2 कंपेयर करो कि E1 ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा या E1 E2 इक्वल होंगे। मोटा
दो कंडक्टर्स है, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, दोनों को आपने चार्ज दिया। जरा बताओ मुझे किस कंडक्टर की फील्ड स्ट्रांग होगी, 1 और 2 की इक्वल होगी, क्या होगा? क्यों मोटअप E2 ग्रेटर क्यों होगा? E2 ग्रेटर क्यों होगा? अलीजा का आ रहा है इक्वल, यस। मोटअप का आंसर सही है भाई, E2 ग्रेटर होगा। देखो रीजन समझो, दोनों को आपने चार्ज सेम दिया, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2। यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 होगी Q बाय A1, यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 होगी Q बाय A2। फील्ड मैंने सिखाया था कंडक्टर की सरफेस पर, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत क्लियर है कि सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। ये सबको क्लियर दिख रहा होगा, A2 इज लेस देन A1, तो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। कि जो शार्प पॉइंटेड एंड होगा उसकी फील्ड स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू फ्लैट एंड। जैद का क्वेश्चन है, इतनी फील्ड अप्लाई करने के बाद एयर कंडक्टिंग हो जाएगी क्या? जैद वो अभी डिस्कस करते हैं कि होगी या नहीं होगी। लेकिन पहले ये समझो कोरोना डिस्चार्ज का क्या, इसकी बात कर रहे हो जैद, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की? चलो अभी आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। सो जो शार्प एंड होगा उस शार्प एंड पर फील्ड स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू फ्लैट एंड। सेम चार्ज दिया है दोनों को, फील्ड स्ट्रांग इसलिए होगी क्योंकि यहां पर एरिया कम है, यहां एरिया ज्यादा। अब अगर ये जो फील्ड है E2, इफ E2 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए, अगर ये E2 बहुत ज्यादा है ना, ये E2 सराउंडिंग एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए, इफ E2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर ये E2 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? सराउंडिंग एयर कैसी होगी, कंडक्टिंग हो जाएगी? सराउंडिंग एयर कंडक्ट करना शुरू कर देगी। तो जैद तुम्हारा जो क्वेश्चन था 3 × 10⁻⁶ पर, क्या एयर कंडक्टिंग हो जाएगी? आंसर इज यस, यस एयर कंडक्टिंग हो जाएगी। कोरोना डिस्चार्ज के लिए समझना जरूरी है कि जो शार्प पॉइंटेड एंड है वहां फील्ड स्ट्रांग होती है, फ्लैट जो एंड होगा वहां फील्ड वीक होगी फॉर द सेम चार्ज। रीजन है यहाँ एरिया कम है, फील्ड एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जहां फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर वो स्ट्रांग फील्ड सराउंडिंग एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए तो एयर कंडक्ट करना शुरू कर देगी। फिलहाल यहां तक डाउट बताओ। अमान पूछ रहा है सर कोरोना डिस्चार्ज से हम बिजली को कड़कती है, इसकी फिनोमेना कह सकते हैं? हाँ, यह समान कह सकते हैं। अभी और आते हैं कोरोना डिस्चार्ज पर, इतना लिख लीजिए, फिर देखेंगे एग्जैक्ट कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या। इतना लिखिए और अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए, मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस ले लूंगा। भाई इतना हो जाए तो बताओ मुझे और अपने क्वेश्चंस लिखते रहो, जो डाउट्स हैं वो लिखते रहो। अमान तुम्हारा डाउट अभी हो जाएगा, जैसे ही मैं कोरोना डिस्चार्ज कंप्लीट करूंगा वो कवर हो जाएगा। सबने लिख लिया तो इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हाँ?
सो अगर आपने एक शार्प पॉइंटेड एंड लिया, इस शार्प पॉइंटेड एंड की फील्ड स्ट्रांग होगी। अगर फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि आसपास का मीडियम कंडक्टिंग हो जाए, हाँ, अगर ये आसपास की फील्ड इतनी स्ट्रांग है, भाई आपने एक मीडियम लिया विच इज एक शार्प पॉइंटेड एंड ले लिया आपने, इसके अभी तो कोरोना डिस्चार्ज मैंने डिस्कस ही नहीं किया, अभी तो मैंने फील्ड बताया। इसके आसपास एयर है, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। पहले जरा कोरोना डिस्चार्ज समझ लो, फिर धीरे धीरे सब चीजों के आंसर्स मिल जाएंगे। और इसको मैं चार्ज देता चला गया, शार्प पॉइंटेड एंड है, फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। अगर ये फील्ड आसपास के मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो गई, तो ये जो आसपास का जितना भी मीडियम है ये सब कंडक्टिंग हो जाएगा। में सब होगा ये कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स जो नॉन कंडक्टिंग थे, ये एयर नॉन कंडक्टिंग थी बिफोर ब्रेकडाउन, इट्स नॉन कंडक्टिंग बिफोर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद ये आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये कंडक्टिंग हो जाएंगे। मींस इन एयर मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे। ये एयर मॉलिक्यूल्स आसपास के कंडक्टिंग हो गए। और अगर ये एयर मॉलिक्यूल्स कंडक्टिंग हो गए तो एयर मॉलिक्यूल्स अपने साथ क्या कर सकते हैं, भाई ये पूरा कंडक्टिंग मीडियम है, जो भी चार्ज आप इस पॉइंटेड एंड को दोगे वो चार्ज एयर में लीक करता चला जाएगा। दिस लीकेज ऑफ चार्ज near sharp end of conductor, near sharp end of conductor, sharp end of conductor is corona discharge, is corona discharge। तो जो भी लीकेज ऑफ चार्ज होगा नियर द शार्प एंड ऑफ कंडक्टर, इस लीकेज ऑफ चार्ज को कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इस लीकेज ऑफ चार्ज का रीजन क्या है? इसका रीजन है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये कोरोना डिस्चार्ज है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अगर सेकंड का शेप चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा? अर्शद आप शेप चेंज कर दीजिए, अगर शार्प नहीं होगा तो फील्ड वीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो वीक फील्ड भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाए तो यहां भी ब्रेकडाउन मिलेगा। लेकिन फ्लैट सरफेस को बहुत ज्यादा चार्ज देना होगा, पॉइंटेड एंड को कम चार्ज भी दोगे तब भी फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो जिस फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं यहां उस फिनोमेना की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन अगर इतना चार्ज दे दो कि ये इवन भी ब्रेकडाउन के इक्वल पहुंच जाए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल पहुंच जाए, तब भी यही हो जाएगा। लेकिन यूजुअली इतना चार्ज नहीं दे पाते, तो ये काम आपको पॉइंटेड एंड पर ज्यादा मिलेगा। तो ये अरशद के क्वेश्चन का आंसर हो गया। सनाउल, ये कोरोना डिस्चार्ज डाइलेक्ट्रिक से कैसे रिलेट हो रहा है? तो सनाउल दिख गया, कोरोना डिस्चार्ज में आसपास का डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही कंडक्टिंग हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ब्रेकडाउन की वजह से आ रहा है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक से कनेक्ट हो रहा है। इंशा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का सिंबॉलिक मीनिंग सेम है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So dielectric strength is nothing but electric field, the value of electric field जिस पर उस मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाए। तो सेम क्वांटिटीज हैं, वैल्यू है। नाइला, इससे डायलेक्ट ब्रेकडाउन रिवर्सिबल है? हाँ नाइला, बिल्कुल रिवर्सिबल है। आप फील्ड हटा दीजिए, दोबारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। डोमेस्टिक यूज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, देखो घरों में तो नहीं कोरोना डिस्चार्ज यूज करते, लेकिन सबसे करीब है फोटोस्टेट मशीन। जो आपकी फोटोस्टेट मशीन होती है उसमें जो ब्लैक पाउडर है जिससे वो फोटोकॉपी करता है, वो पाउडर इसी के थ्रू डाला जाता है। पाउडर को चार्ज कर देते हैं,
पॉइंटेड एंड पर देते हैं तो चार्ज लीक होता है, चार्ज के साथ पाउडर लीक होता है, वो जब पेपर पे चला जाता है तो इमेजेस बननी शुरू हो जाती है। तो उसमें जो तुम डोमेस्टिक यूज की बात कर रही हो वो फोटोस्टेट मशीन है। लीकेज वाला एक बार और बताइएगा, लीक क्यों करेगा? भाई आसपास अगर एयर कंडक्टिंग हो जाए, तो जिन लोगों को लीकेज नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बताओ एक जगह चार्ज है किसी पॉइंट पर और उसे मैं वायर से कनेक्ट कर दूं। भाई मान लो ये पेन है मेरा चार्ज है, इस पेन को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये कंडक्टिंग वायर पेन के चार्ज को अपने साथ लेके चला जाएगा। इसी चार्ज के ले जाने को लीकेज कह रहे हैं, इसी को मैं कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दूंगा। तो लीकेज तो सिर्फ इसलिए हुआ ना, पहले एयर नॉन कंडक्टिंग थी, लाइक ये पेन है इस पे चार्ज है, इसे मैंने प्लास्टिक से कनेक्ट कर दिया, चार्ज नहीं फ्लो करेगा। लेकिन अब ये जो पेन है इस पे जो चार्जेस है मैंने कंडक्टिंग बना दिया, मतलब पेन को जिस सिस्टम से कनेक्ट किया वो कंडक्टिंग है, तो पेन से कंडक्टिंग सिस्टम में चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। मान लो प्लास्टिक है, पेन पर चार्ज है, चार्ज प्लास्टिक में फ्लो नहीं करेगा, लेकिन प्लास्टिक की जगह मैं मेटल लिया हूं तो चार्ज लीक करना शुरू हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक से पहले एयर थी विच इज नॉन कंडक्टिंग, तो चार्ज लीक नहीं कर रहा था। ब्रेकडाउन के बाद एयर कंडक्टिंग हो गई तो चार्ज लीक करने लगा। लीक हो गया, लीकेज सर एज होता है या फ्लैट सरफेस से भी? लीकेज कहीं से भी हो सकता है, डिपेंड करता है फील्ड की वैल्यू सरफेस के लिए 3 × 10⁻⁶ होनी चाहिए मुश्तबा एयर के लिए। लीकेज ना भी होता, अगर एक जगह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो, एयर मॉलिक्यूल्स करके नेगेटिव बना सकता है। भाई एक बार एयर मॉलिक्यूल्स अगर, भाई ये तो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, एयर मॉलिक्यूल्स अगर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, ब्रेकडाउन हो गया, तब वो तो लीक करा के ले ही जाएगा। ये तो ऐसा है कि तुम पावर पॉइंट के अंदर एक कंडक्टिंग वायर लगा दो तो वायर अपने साथ करंट लेकर ही जाएगी। अरे बस बहुत हो गया यार, क्वेश्चन कितना पूछोगे? इसका यूज कहाँ करते हैं? अभी तो बताया था सामिया, फोटोस्टेट मशीन में। ये वेंडीग्राफ जनरेटर में भी यूज होता है। हाँ फ्लो ऑफ चार्ज किया तो चार्ज फ्लो कर रहा है। हाँ चार्ज फ्लो को ही लीकेज कह रहे हैं सवालिया। स्फेरिकल में शार्प एज कहाँ से आता है? अबे स्फेरिकल में शार्प एज नहीं आता, शार्प कंडक्टर बना रहा हूँ, स्फीयर को काट कर निडल जैसा कुछ बना रहा हूँ। एक पर्टिकुलर वायर में हर जगह होगा फिर ये वायर। हाँ जहां भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड दे दो, वायर में इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं देते कि आसपास की एयर सोनाइज हो जाए। खत्म हुआ भाई, अब कोरोना डिस्चार्ज बुला दिया तुमने क्वेश्चन पूछ पूछ के। हाँ मैं कभी नहीं अंडर एस्टिमेट करता। चलो खत्म हुआ, मुझे आगे भी तो बढ़ना है। आधा घंटा बर्बाद हो गया, 20 मिनट तुम कोरोना पे खा गए। अबे ये वो वाला कोरोना नहीं है, चलो खत्म हुआ। सो अब ये जो लीकेज ऑफ चार्ज है ना, इसी लीकेज ऑफ चार्ज से कैपेसिटेंस आता है। यहीं से एक टर्म आएगी जिस टर्म को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। बकबक खत्म हो गई तुम्हारी सवालिया? चलो पढ़ना शुरू करो। देखो कैपेसिटेंस क्या चीज है, ये जितना टाइम वेस्ट किया है ना अभी दिख जाएगा कि वो वेस्ट हुआ या कुछ यूटिलाइज हुआ। देखो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। और एक चीज और, जो मैं अब शुरू कर रहा हूं ये सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों में आएगा। मैं एक ही बार कराता हूं, मैं यहीं से थर्ड चैप्टर शुरू कर दूंगा, तो सेकेंड और थर्ड हम मर्ज कर देंगे। कैपेसिटेंस इज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसको कैपेसिटेंस कहेंगे। सो कैपेसिटेंस इज सिंपली चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर जितना भी चार्ज होल्ड कर जाएगा, दैट चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो अगर मैं एक रैंडम कंडक्टर ले लूं, किसी भी रैंडम शेप का कंडक्टर लिया, इसे मैं कुछ चार्ज दे रहा हूं, जब मैं चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल आएगा। जो भी मैं कंडक्टर को चार्ज दूंगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। होगा ना, चार्ज देते चले जाओ पोटेंशियल बिल्डअप होता चला जाएगा, प्रोपोर्शनली का साइन हटा दो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। इस सी को कहते हैं कैपेसिटेंस। तो सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी इज क्यू बाय वी। सी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट इज, देखो चार्ज बाय वोल्टेज है तो इट्स कूलम पर वोल्ट,
और इस कूलम पर वोल्ट को फैरेड कहते हैं। इट्स कूलम पर वोल्ट और दिस कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैरेड। द SI यूनिट इज फैरेड। 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो कब कुछ छोटे यूनिट्स यूज की जाती हैं। जैसे 1 माइक्रोफेरेड इज 10⁻⁻⁶ फैरेड। तुम पिकोफेरेड यूज करोगे विच इज 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये कैपेसिटी है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो पोटेंशियल है ना, इस पोटेंशियल में भी चार्ज होता है, तो चार्ज से चार्ज खत्म हो जाएगा। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ capacitance is independent of charge and potential। भाई ना चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ भी चार्ज आएगा जब कैंसिल हो जाएगा ना चार्ज वाली टर्म, तो ना चार्ज बचेगा ना पोटेंशियल बचेगा। इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अभी आ रहा हूँ डाउट्स पे, इसको खत्म कर दूं। इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा। दैट्स कैपेसिटी। सो दैट C इज Q बाय V नॉट। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर मैं आपसे कहता हूं कैपेसिटेंस और यहाँ कैपेसिटेंस लिया, यहाँ चार्ज लिया, चार्ज वर्सेस कैपेसिटेंस, और इसकी पोजीशन कर देते हैं चेंज। भाई कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। चार्ज कितना भी चेंज करते चले जाओ, कैपेसिटेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी पोटेंशियल वर्सेस कैपेसिटेंस, पोटेंशियल कितना भी चेंज करते चले जाओ, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होने वाला। ये इंडिपेंडेंट है चार्ज और पोटेंशियल से। कुछ लोग यहाँ आर्ग्यू करेंगे कि भाई ये यहाँ तो चार्ज भी आ रहा है पोटेंशियल भी आ रहा है, तो उसका आंसर ये V में भी तो Q होता है। ये होता है ना Q बाय R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो सिर्फ ज्योमेट्री वाली टर्म बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। हाँ जी, अब बताओ डाउट्स क्या हैं। एक बार और बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था सर, ये रेजिस्टेंस जैसा है 1 माइक्रोफेरेड के बाद क्या है। 10⁻⁻⁶ फैरेड। पिकोफेरेड 10⁻⁻12। दोबारा सुन लो, बाकी लोग लिखना शुरू करो, जिन्हें परेशानी है फिर से सुन लो। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस, तो देखो चार्ज जो भी आप कंडक्टर पर दोगे वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पॉइंट चार्ज से पढ़ते हुए आ रहे हैं, V is Q by 4 pi epsilon naught R। कई तरह के शेप्स का आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, देख चुके हो V और Q प्रोपोर्शनल होता है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे, कांस्टेंट C आएगा जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं, C Q by V आ गया। SI यूनिट फैरेड होती है। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम कुछ छोटी यूनिट्स यूज करेंगे। माइक्रोफेरेड विच इज 10⁻⁻⁶ फैरेड। पिकोफेरेड 10⁻⁻12 फैरेड। कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर एंड सराउंडिंग ऑफ नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम की। मीडियम कौन सा है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, सराउंडिंग मीडियम क्या है। अरे इलेक्ट्रोस्टैट तो डिपेंड करता है ना एप्सिलॉन से। फ्री स्पेस है तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, कोई और मीडियम होगा तो K एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। ये डिपेंडेंसी का मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, सब कुछ डिपेंड करता है ना मीडियम पर। ग्राफ देखो, ग्राफ कह रहा है चार्ज चेंज करते चले जाओ, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल चेंज करते चले जाओ, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितना हो सकता है मैं लिख कर, डिपेंड करता है शेप और साइज के साथ वेरी करता है। अर्थ का कैपेसिटेंस इतना होता है। बहुत सारी टेक्निक है कैपेसिटेंस बढ़ाने की। अर्थ का कैपेसिटेंस है में क्या होगा, वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट यूज कर लोगे। मिनिमम होती है कैपेसिटी, वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट यूज कर लोगे। ऐसा नंबर नहीं होता है कि मैं बता दूं कि वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस इतना होगा। ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, अलग अलग शेप के कंडक्टर्स के लिए कैपेसिटेंस अलग अलग होगा।
लेकिन गिवन शेप के लिए वैक्यूम में कैपेसिटी मिनिमम होती है। तो कैपेसिटेंस क्या है, कोई भी कंडक्टर दे दिया मैंने आपको, मान लीजिए मैं आपको ये कंडक्टर दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं इसकी कैपेसिटी बताओ, तो ये कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटी होगी। वो कैपेसिटी इसके शेप और साइज पर भी डिपेंड करेगी, और इस पर भी डिपेंड करेगी कि ये जिस मीडियम में रखा हुआ है मीडियम क्या है। अभी तो एयर में रखा है, वाटर में डाल दूं कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, ग्लास में डाल दूं कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। ये सराउंडिंग मीडियम का मतलब है। सो दैट वाज कैपेसिटेंस। सबसे पहला वो आपसे कहता है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। एक आइसोलेटेड स्फीयर दिया है आपको, वो आपसे कहता है उस आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी कैलकुलेट की। आइसोलेटेड स्फीयर मींस ये एक स्फीयर दिया है, चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन द आउटर सरफेस। और याद रखिएगा चार्ज सिर्फ कंडक्टर होल्ड कर सकता है, नॉन कंडक्टर नहीं। तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कंडक्टर्स की होगी, दिस स्फीयर इज कंडक्टिंग। ये सारी चीजें कंडक्टर के लिए। तो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज आर, इसे मैंने कुछ चार्ज क्यू दिया। वो आपसे कहेगा कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। हमें बहुत सारे शेप्स के कैपेसिटेंस पढ़ने, जरा समझो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। पहले आप पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, पोटेंशियल ऑन सरफेस। चलो भाई, अब क्वेश्चन पूछने की मेरी बारी है। रेबर, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होगा? ये गलत बात है, जब मैं पूछने पर आता हूं तो फिर कोई जवाब नहीं देता एक दो के अलावा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल ऑन द सरफेस, वाह बिल्कुल सही बता रहा है। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। दिस इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। शायद लास्ट स्क्रीन तो गई, अब तो किसी से नोट्स लेने पड़ेंगे तुम्हें, या रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा। पोटेंशियल आ गया, बस लास्ट स्क्रीन में बस यही चीज काम की थी, कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय पोटेंशियल। लास्ट स्क्रीन का जो कुछ आगे यूज करूंगा शायद वो सिर्फ इतना है, सी इज क्यू बाय वी। सो यहां से कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू बाय वी नाउ। सो कैपेसिटेंस आ जाएगा क्यू बाय वी, वेयर वी इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैंसिल हो गया, सी आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा उस्मा, बताना कौन सा मीडियम है यहाँ, यहाँ कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है, ये इक्वेशन देखकर बता सकते हो? सराउंडिंग मीडियम क्या है उस्मा? अरे हाँ, एफ। एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं यार, कोई और मीडियम होता तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लेते। इफ स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, या ऐसे लिखते हैं, इफ सराउंडिंग मीडियम इज, if surrounding medium is not free space। अगर सराउंडिंग मीडियम फ्री स्पेस नहीं है, फ्री स्पेस के अलावा कुछ और है, तो सी होगा 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर। अगर सराउंडिंग मीडियम फ्री स्पेस की जगह कुछ और है तो कैपेसिटेंस होगा 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर। इसे याद रखिएगा एक चीज। सो दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, जो कि कंडक्टर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है। इसके बाद अब यहीं से कहता है कैपेसिटी, तो के यूज कर लेंगे, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तुजमा जो पूछ रही थी कि मीडियम चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा। अब यही पूछ लेता है कि यार कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ बताओ। अर्थ कंडक्टिंग है,
अर्थ को मान लो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो तुमने अगर अर्थ को एक कंडक्टिंग स्फीयर मान लिया रेडियस आर का, तो कैपेसिटेंस अर्थ का आ जाएगा इट्स 7, नहीं 7 क्यों होगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भाई अर्थ के चारों तरफ तो फ्री स्पेस है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इट्स रेडियस ऑफ अर्थ। सारी वैल्यू रख दो, 4 × 3.14 एप्सिलॉन नॉट रख दो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अर्थ का रेडियस रख दो 6.4 इंटू 10⁻6। जब सब कुछ सॉल्व करोगे ये आएगा 711 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। So the capacitance of Earth is it's 711 microfarad. This is the capacity of Earth. So Earth का capacitance इतना है 711 microfarad. So देख रहे हो कैपेसिटी अर्थ की कितनी कम है। पूरे अर्थ के साइज का भी कंडक्टर लेकर आओ तब भी कैपेसिटी सिर्फ माइक्रोफेरेड में मिलेगी। इससे ज्यादा तो अर्थ की सरफेस पर आप किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ले नहीं सकते। तो यहां से एक कंडक्टर की कैपेसिटी का लिमिटेशन दिखता है कि भाई एक बहुत ही बड़ा कंडक्टर भी ले आओ तब से 711 माइक्रोफेरेड है। अगर तुम्हें 2-4 माइक्रोफेरेड का कंडक्टर चाहिए तो सोचो साइज क्या होगा उसका। तो यहां से एक नीड दिखती है कि हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए जिन डिवाइसेस में आप कम स्पेस में ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए। दोबारा सुन लीजिए, और पूरे अर्थ की कैपेसिटी भी माइक्रोफेरेड में, तो यह आपको बताता है कि बहुत एक अच्छी कैपेसिटी के लिए बहुत बड़े बड़े साइज के आपको कंडक्टर्स चाहिए होंगे। तो ये चीज आपको नीड बता रही है ऑफ डिवाइसेस जिन डिवाइसेस में कम स्पेस में आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, एंड दोज डिवाइसेस आर नोन एज कैपेसिटर्स। ये कम कैपेसिटी कंडक्टर्स की कैपेसिटर के बनने का रीजन है। तो कुछ डिवाइसेस हम बनाएंगे जिन्हें कैपेसिटर कहते हैं, जिनको बनाने का रीजन ही यही होगा कि कम स्पेस में आप बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए। फिर तो स्फेरिकल का काम ही नहीं है। हाँ वजाहत नहीं है सर ये हॉलो स्फेयर के लिए है या सॉलिड स्फेयर। अरे भाई हम सॉलिड और हॉलो के झंझट से बहुत आगे निकल आए। कई बार बता दिया आपको कि जैसे ही मैं लिख देता हूँ कंडक्टिंग है तो हॉलो हो या सॉलिड हो एक ही बात है। आई मीन अगर मैंने कह दिया ना एक बार कंडक्टिंग है तो हॉलो हो या सॉलिड हो हमेशा फील्ड सरफेस पर होगी कंडक्टिंग। हॉलो सॉलिड अमीन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अमान समझ में नहीं आया यार मेरे, यार तभी पैरेलल आया। क्या पैरेलल आया? अरे नहीं नहीं नहीं, वो वजाहत का क्वेश्चन का ये आंसर नहीं जो तुम दे रहे हो। देखो वजाहत अलग से ना, जाहिर सी बात है हम स्फेयर नहीं लेकर आएंगे चार्ज स्टोर करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास स्फेयर है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें आप स्फेयर यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं, वो कुछ ना कुछ चार्ज तो होल्ड करेगा ना। तो आपको आना चाहिए कि आप कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। सर अर्थ का मीडियम एयर लिया है या वैक्यूम? सनफ हमारे लिए एयर और वैक्यूम एक ही चीज है, बहुत कम डिफरेंस होता है। हम एयर और वैक्यूम को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। समान कैपेसिटर पैरेलल प्लेट भी होंगे, कैपेसिटर स्फेरिकल भी होंगे। फर्क समझो, अभी तक हमने कंडक्टर की कैपेसिटी कैलकुलेट करी, अब आगे हम कैपेसिटर की कैपेसिटी लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है अमान, ये स्फेयर है। ये स्फेयर है, कैपेसिटर तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं। कैपेसिटर हम शुरू करेंगे। और बेस्ट कैपेसिटर जैसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी मर्जी है, तुम अलग अलग तरह के कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज स्टोर कर सकते हो। कैपेसिटर अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, कंफ्यूज मत हो। ये तो सिर्फ ये बताया है कि अगर एक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी। तुम में से आधे अक्लमंद होंगे जो कैपेसिटी और कैपेसिटर में कंफ्यूज हो रहे होंगे। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है चार्ज स्टोर करने की। कैपेसिटेंस एक कंडक्टर का भी हो सकता है
स्फेरिकल कंडक्टर का भी हो सकता है, वायर का भी हो सकता है। हर किसी को चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी इज कैपेसिटेंस। ये जो मैंने कैपेसिटेंस निकाला है, ये कैपेसिटर का नहीं निकाला, ये एक स्फेयर का निकाला है, अर्थ का निकाला है। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या चीज है। अभी कैपेसिटर नहीं पढ़ाया आपको, कंफ्यूज मत होइए। बेस्ट कैपेसिटर जैसा कुछ नहीं होता। चलो जी, रब कर दूं इसे। अरे भाई बताओ। मैं तुम्हारे इतने क्वेश्चन में ना जरा मजा आता है क्लास में, पूछते रहा करो। वरना बड़ी मोनोटोनस सी क्लास हो जाती है, शक्लें दिखती नहीं है तुम्हारी, डांटने के भी मौके नहीं मिलते। इसी से एंटरटेनमेंट होता रहता है, पूछते रहा करो। ना भाई ना, ना भाई ना। नहीं शुजात, सिर्फ क्वेश्चंस पूछ ले, उसी से काम चल जाएगा। टीचरों के हाल मत पूछो इस वक्त, मतलब बिना चीखे चिल्लाए डांटे कैसे गुजारा चल रहा है ना, नहीं पता। हाँ, रोज क्लास में एक आध तो मिल ही जाता था मौका, अब तो कुछ भी नहीं है। घर वालों को आप कहाँ तक सुनाओगे। हाँ। अच्छा जी, रुक जा, सुनो अब। कैपेसिटीज, चलो हो गई, बातें हो गई। यार तबीयत तो ऐसा है कि हल्का हल्का सा फीवर है, वो फीवर से आजकल बड़ा डर लगता है। जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लो, कुछ सिलेबस कराने दो मुझे आगे। आगे पता नहीं क्या हो। तो देखो सुनो, कैपेसिटर क्या चीज है। कैपेसिटर्स आर चार्ज होल्डिंग। कैपेसिटर्स वो डिवाइसेस है, बातें खत्म, अब सुनो। कैपेसिटर्स वो डिवाइसेस हैं जो चार्ज स्टोर करने के काम आएंगे। इनका सिंपल काम होता है चार्ज स्टोर करने का। अब जब मैं कहता हूँ ना चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर, तो जरा सी तुम अकल लगाओगे तो तुम्हारे एक डिवाइस और पड़ी हुई होगी, एक डिवाइस और आप जानते हैं जो चार्ज होल्ड करने का काम करती है, तो बताएगा मुझे। तो एक और डिवाइस है जिसका काम ही चार्ज होल्ड करने का, अरे कंडेंसर आर कैपेसिटर्स। कंडेंसर कैपेसिटर का प्रैक्टिकल नाम है। डिवाइस कह रहा हूँ, कंडक्टर तो जाहिर सी बात है चार्ज होल्ड करेंगे, उसके अलावा भी कोई एक डिवाइस आपने पढ़ी होगी, बैटरी, यस, सेल, बैटरी। सेल भी यही काम करता है, चार्ज होल्ड करने का ही तो काम करता है। कैपेसिटर और बैटरी में फर्क है, तो मैं बैटरी नहीं पढ़ा रहा आपको। एंड ऑफ द कैपेसिटर में आपको फर्क समझा दूंगा, बट मैं आपको बैटरी या सेल नहीं पढ़ा रहा। सो कैपेसिटर डिवाइसेस हैं जिसे आप यूज करते हैं टू स्टोर चार्ज। चार्ज स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है, दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज। अब कैपेसिटर बनाओगे कैसे, है ना, हर डिवाइस बनाने का तरीका होता है। तो कैपेसिटर बनाने का तरीका है, कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, ऑपोजिटिवली चार्ज कंडक्टर्स हैं। एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज है। इट कंसिस्ट ऑफ two oppositively charged conductors charge conductors। दो कंडक्टर्स हैं जिन पर चार्ज ऑपोजिट है, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होंगे, ऑपोजिटिवली चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में जो मीडियम होगा, दैट मीडियम इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दिस इज कैपेसिटर। टू ऑपोजिटिवली चार्ज कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किसी भी शेप, किसी भी साइज का आप कंडक्टर ले सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि एक कंडक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा कंडक्टर नेगेटिव होगा,
और इन कंडक्टर के बीच में जो मीडियम होगा दैट्स अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आप अगर ऐसा सिस्टम ले आए, इस सिस्टम को आप कैपेसिटर कहते हैं। छोटा सा कैपेसिटर भी बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आप एक कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज कंडक्टर ले आते हैं। कैसे बढ़ती है कैपेसिटी, दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड साइज, डिपेंडिंग अपॉन shape and size of conductor, capacitor can be कैपेसिटर। सुजात, तेरी जितनी अकल चलती है ना बाकी चीजों में, उसकी 5% लगा ले यहाँ पे, 12 सुकून से गुजर जाएगी। कैपेसिटर कैन बी फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है जो दो कंडक्टर्स हैं वो दो प्लेट्स होंगी। ऐसा हो सकता है एक प्लेट हो, उसके ऊपर आप दूसरी प्लेट ले आए। ये प्लेट्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, ये सर्कुलर भी हो सकती हैं, डिस्क हो सकता है, ट्राइंगुलर हो सकती है। बस दो प्लेट्स होंगी, एक के ऊपर एक प्लेट रखी होंगी। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा हो सकता है कि दोनों कंडक्टर्स आपके स्फेयर हो, तो स्फेरिकल कैपेसिटर। ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों कंडक्टर सिलेंडर हो, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीन तरह के कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके अलावा आप किसी भी रैंडम शेप का कैपेसिटर बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये तीन तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अब जो सिंबल होता है ना कैपेसिटर का, सिंबल ऑफ कैपेसिटर में देखो, कुछ ऑथर्स कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऑथर्स कैपेसिटर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों ही कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर से इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अमान पूछ रहा था कंडक्टर का साइज सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है अमान, लेकिन जब आप कैपेसिटेंस लोगे ना, तो उस एरिया को कंसिडर करोगे जो कॉमन एरिया होगा। लाइक ये कितना है, ये कितना है, तो कैपेसिटर सिर्फ इतने की वजह से बनेगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। हाँ भाई सामिया, सेम ही तो है। एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। कोई रीजन नहीं है। पैरेलल बनाने के पीछे रीजन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके पीछे को खास, जहां तक मैं जानता हूँ, इस सी के पीछे कोई रीजन नहीं है। कैपेसिटेंस स्टार्स किसका होगा, मोटअप नहीं समझ में आया यार, एक बार बताओगे? और मोटअप, क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे। हाँ, फैंस में सिलेंड्रिकल हो। अच्छा, ज्यादा किसका होगा? वो डिपेंड करता है कि प्लेट एरिया कितना है, सेपरेशन क्या है, मीडियम क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होगी। आप ऐसा सिलेंड्रिकल बना सकते हैं जिसकी कैपेसिटी पैरेलल से ज्यादा हो। हाँ सवालिया, बहुत डिफरेंसेस हैं। देखो, कैपेसिटी में, कैपेसिटर में और बैटरी में फर्क क्या है? दोनों चार्ज होल्ड करने का काम करते हैं।
लेकिन चार्ज होल्ड कराने के मेथड्स अलग हैं। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, सवाल के क्वेश्चन दे दूं कि बैटरी में और कैपेसिटर में फर्क क्या है। देखो, बैटरी और कैपेसिटर दोनों काम करते हैं चार्ज होल्ड करने का। बैटरी भी चार्ज होल्ड कर रही है, कैपेसिटर भी चार्ज होल्ड कर रहा है, दोनों एक काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों में चार्ज स्टोर कराने के मैकेनिज्म अलग है। बैटरी में चार्ज आता है केमिकल रिएक्शन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के बीच में। एनोड पे कोई चार्ज जाता है, कैथोड पे दूसरा चार्ज जाता है। तो वो रिएक्शंस बैटरी के लिए हैं, वो रिएक्शंस कैपेसिटर के लिए नहीं है। कैपेसिटर को तो आप बैटरी से कनेक्ट करोगे चार्ज देने के लिए, बट दोनों में चार्ज होगा। पहला डिफरेंस ये, चार्ज देने का तरीका अलग है। दूसरा डिफरेंस ये है कैपेसिटर और बैटरी में कि बैटरी चार्ज ग्रेजुअली रिलीज करती है। मतलब बैटरी से धीरे धीरे चार्ज बाहर आता है। ऐसा नहीं होता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बैटरी का सारा चार्ज निकल जाए। एकदम से डिस्चार्ज नहीं होती बैटरी। बैटरी ग्रेजुअली डिस्चार्ज होती है, कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करती है। बट अनलाइक बैटरी, कैपेसिटर एक बार में डिस्चार्ज हो जाता है। मीन्स अगर आपने एक कैपेसिटर लिया, चार्ज किया, और जैसे ही आप रिलीज करोगे वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे फ्लैश लाइट होती है मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन के कैमरे में जो फ्लैश लाइट होती है, वहां कैपेसिटर लगा हुआ है। वो जो फ्लैश ऑफ लाइट बाहर आ रहा है ना, दैट फ्लैश ऑफ लाइट इज बेसिकली फ्लैश ऑफ चार्ज। तो कैमरे में जो कैपेसिटर लगा होता है, वो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो बटन, वो सारा का सारा चार्ज एक इंस्टेंट पर रिलीज कर देता है। लेकिन अगर आपने कैपेसिटर की जगह वहां बैटरी लगाई होती तो फ्लैश नहीं मिलता। फ्लैश में क्या होता है, एकदम से लाइट आती है और बंद हो जाती है। लेकिन कैपेसिटर अगर बैटरी लगाते हो तो कांस्टेंट, जैसे बल्ब जलता है बिल्कुल ऐसी है, कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन होती है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। हाँ, और क्या क्वेश्चंस हैं? स्वालेहा का हो गया। कैपेसिटेंस चार्ज किसका होगा? फैंस में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है ज्यादा, बैटरी में अगर शेप ही डिफरेंट हो तब भी कुछ तो कॉमन एरिया होगा ना, हम उस कॉमन एरिया को लेंगे तबस्सुम। सर कैपेसिटेंस और बैटरी में यही डिफरेंस है कि एक में साइमल्टेनियस चार्ज निकल जाता है और एक में आराम से। हाँ, यही डिफरेंसेस है कि कैपेसिटर में चार्ज बिल्कुल बहुत तेजी से आएगा और चला जाएगा। अब इसके बाद स्वालेहा, तीनों कैपेसिटर के ही सिंबल है। हाँ, तीनों कैपेसिटर के सिंबल हैं। कैमरा एग्जाम्पल है। कैपेसिटर भी बैटरी की तरह चार्ज को फ्लो करना के काम करती है। हाँ, बताया ना मैंने, बैटरी में तो ग्रेजुअली फ्लो करता है, कैपेसिटर में एक बार में फ्लो कर जाता है, इसीलिए फ्लैश आता है। सब पर्टिकुलर शेप का कैपेसिटर फिक्स रहता है या वेरिएबल होता है? कैपेसिटर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एरिया, सेपरेशन, मीडियम। अगर वो फैक्टर्स कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। वो फैक्टर्स वेरी करेंगे तो कैपेसिटेंस वेरी करेगा। अगर एक सिलेंडर और दूसरा स्फेयर हुआ तो सिलेंडर और स्फेयर में जो कॉमन एरिया होगा, मान लो ये सिलेंडर है, ये स्फेयर है, जो कॉमन एरिया है उतने कॉमन एरिया से कैपेसिटेंस बनेगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला डिफरेंस रिपीट कर दीजिए सनफ के लिए। हाँ अमान, कुछ वैसे ही। फर्स्ट डिफरेंस है कैपेस बैटरी चार्ज होती है केमिकल रिएक्शन से। कैपेसिटर केमिकल रिएक्शन से चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर सोर्स से चार्ज होता है, जिसमें से एक सोर्स बैटरी हो सकती है। दोबारा सुन लीजिए, बैटरी चार्ज होती है केमिकल रिएक्शन से। कैपेसिटर केमिकल रिएक्शन से चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर चार्ज सोर्सेस से चार्ज होता है। कैपेसिटर को सोर्स चार्ज करने वाली एक सोर्स बैटरी भी होती है। चलो जी, तुम सबके क्वेश्चन खत्म। आप पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर विच इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बैटरी इसलिए शायद क्योंकि आपको ना एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। आपको वोल्टेज और करंट की एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, इसीलिए बैटरी। आपने कैपेसिटर यूज कर लिया तो क्या होगा, फ्लैश निकलेगा। अब आप अगर बल्ब भी जला रहे हो तो एक बार फ्लैश निकलेगा और बंद हो जाएगा। आपको एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए तो आपको बैटरी और सेल यूज करना होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air in between plates. So now you have parallel plate capacitors with air in between plates.
देखो ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपने दो प्लेट्स ली हुई हैं। ये दो प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स के बीच में कुछ सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। हर प्लेट का एरिया ए है और प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज डी नाउ। सो ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। यार देखो इससे ना बेहतर मैं शेप बना नहीं सकता, तो तुम लोग बना लेना, ऊपर वाला और नीचे वाला एक सा होना चाहिए, मेरे तो नीचे वाला बिगड़ गया। एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। हर प्लेट का एरिया ए है, प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज डी। एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी प्लेट को आपने नेगेटिव चार्ज दिया। तो इन प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ऊपर वाली प्लेट की प्लस सिग्मा, नीचे वाली जो प्लेट है माइनस सिग्मा। आगे से मैं कैपेसिटर कुछ ऐसे ड्रॉ किया करूंगा, बस प्लेट का टॉप व्यू देखेंगे, ऐसे ड्रॉ किया करेंगे कैपेसिटर्स को। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। नहीं नहीं, बल्ब के फ्यूज होने में कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। वो तो फिलामेंट है, फिलामेंट खराब हो जाता है। अच्छा, सो ये आपको सिस्टम दिया हुआ कहता है कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है, पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस लाना होगा। तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यार इतना लिख लो, फिर इनमें साथ सर आ जाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। हाँ दोनों साइड चार्ज है, ये थिन प्लेट्स है, दोनों साइड चार्ज दिया हुआ है। इतना ड्रॉ कर लो, ये आज नहीं हो पाएगा फिर, तो इनमें साथ सर का टाइम है। एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट बजात एक साइड होगा ना। थिन शीट्स हैं, थिन शीट्स। आज इसे यहीं छोड़ेंगे, वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे। आज इसे यहीं छोड़ते हैं, वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे। हाँ वजह थिन शीट्स हैं, जिसके लिए हमने पढ़ा था ना सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये वो वाली शीट्स। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अमान, सारे कैपेसिटर्स में एनर्जी वर्क डन से आती है। चार्ज स्टोर करने के लिए सेल जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सारे कैपेसिटर्स में यही चीज है। स्फेरिकल, पैरेलल, सिलेंड्रिकल में थ्योरी में कोई फर्क नहीं है, बस शेप में फर्क है। फिजिक्स पीछे की सब सेम होगी। हाँ कुछ इंटीग्रल्स इन्वॉल्व हो। चलो जी आज यहीं छोड़ते हैं, वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह।